हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडसइंड बैंक का केस है, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस इसके ऊपर बन गए हैं। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, मुझे लगता है इसको बहुत कम लोगों ने कवर किया है। जनरली होता क्या है, एक होता है सरफेस लेवल का न्यूज़, यानी कि भाई ऐसा ऐसा इस बैंक में हुआ है और उसके पीछे के दो तीन अंडर करंट होते हैं। वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको खुद को आपके पर्सनल फाइनेंस में अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। और आपको एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए पता होनी चाहिए। जहाँ पे हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वहाँ पे भी हमारा आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में मैनेजमेंट में भी ये सब्जेक्ट है और फाइनेंस में भी है। आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, इंटर में भी बता सकते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये जो 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस है इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें इंडसइंड बैंक का जो एक्सपोजर है 2000 करोड़ से लेके 4000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर देखो डबल लॉसेस कैसे है। एक तो आपको पता है कि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट अभी गिर रहा है, ओवरऑल जो यूएस में चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और इंडिया का इकोनॉमी है, वर्ल्ड का इकोनॉमी है, उसके बेसिस पे तो स्टॉक मार्केट जनरली नीचे आ रहे हैं। वो तो सबको पता है। इसके वजह से आपने कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो वो नीचे जा रहा है। लेकिन क्या है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद वो कौन से स्टॉक परचेस करते हैं इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी मान लीजिए ओवरऑल तो स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड गिर रहे हैं, लेकिन ये इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो काफ़ी गिर गया, 50% से ज़्यादा गिर गया उसके पीक से। तो ये जो लॉसेस है ये तो डबल लॉस हो गया आपका। मतलब ओवरऑल मार्केट गिर गया, उसके वजह से तो लॉस हो ही गया और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में है। और वो जो ये 5 म्यूचुअल फंड मैंने बताया उनका एक्सपोजर इस स्टॉक में है, तो वो भी लॉस आपको आ गया। ऐसा अगर देखा जाए तो आप इस स्टॉक को परचेस नहीं करते। अगर मैं मान लीजिए मैं आपको बोलता कि भाई आप हर महीने में अगर 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन परचेस 3 to 4 स्टॉक्स एवरी ईयर, तो मुझे पता है इंडस इंड का स्टॉक बहुत कम लोग यहाँ पे परचेस करते हैं। तो यहाँ पे एक लॉस है। और देखो पूरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है भाई, आपको यहाँ पर उसके बारे में बोल बोल के आपको वहाँ पे पैसा डालने में मजबूर कर रही है। देखो आपका पोर्टफोलियो कितना भी गिरे, कितना भी ऊपर जाए, आपको तो वो जो एक्सपेंस रेशो है आपको देना ही पड़ता है। आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ से 1 करोड़ का हो गया तो भी वो पैसे कमाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया तो भी पैसे कमाएंगे। तो उनको आपके प्रॉफिट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कुछ जो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि HNI जो होते हैं वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ जगह पे शेयर रिलेटेड जो प्रॉफिट रिलेटेड शेयर भी वहाँ पे उनका जो फीस है उसमें हो सकता है। लेकिन जनरल आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करना कहना चाहता हूँ। अभी जो दूसरी बात है कि ये जो है उन्होंने क्या कहा कि भाई अकाउंटिंग एरर है, करेक्ट। ऐसा नहीं है, मतलब अकाउंटिंग एरर तो है लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बहुत सारे ऑफिसर थे उन्होंने पहले ही उनके शेयर बेच के चले गए। वो बड़े हाई लेवल पे 1400-1500 के रेंज पे उन्होंने शेयर बेच दिया और चले गए। बहुत सारे एफआई ने भी इससे पैसा निकाल लिया क्योंकि उनको पता था ऐसे होने वाला है। और ये जो बात है 4-5 महीने पहले चल रही थी और उनको पता भी चली थी, लेकिन उनको पता है कि भाई अगर हम बताएंगे तो स्टॉक को प्रॉब्लम होगा, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। अभी क्या है भाई, अभी तो आपका पैसा लगा हुआ है, करेक्ट। थ्रू म्यूचुअल फंड आप जो एसआईपी करते हैं उसका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे डबल नुकसान है। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि भाई आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है ये बैंक का, यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, सेबी है, तो ये बहुत सालों से चल रहा है। ये जो इन्होंने लॉस लिया है, ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बारे में जो बोल रहे बहुत टाइम से है। और जब आरबीआई के इंस्पेक्टर वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो आप देखो रिसेंट टाइम में आरबीआई का जो इंस्पेक्शन है, आप देखो कितने सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक तो इतने फेल हो गए, बड़े बड़े बैंक्स में भी प्रॉब्लम आया है, इंडसइंड बैंक में भी प्रॉब्लम आया है। तो भाई आरबीआई का जो इंस्पेक्शन का क्वालिटी है आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे आरबीआई में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग हैं वो बिल्कुल आ ही नहीं सकते, मतलब उनका सिस्टम ऐसा है उसके थ्रू आ ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको कि जिससे कुछ सीए यहाँ पे सिस्टम में आ जाए। जैसे आपको पता है कि जो सेबी है उन्होंने ऐसा सिस्टम ट्विक किया है जिससे उनको सीए मिल जाते हैं।
पीएफआरडी ने भी किया है, आईएफएससी ने भी किया है, एनपीएस ने भी किया है, सिस्टम ऐसा किया है रिक्रूटमेंट का कि सीए आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आरबीआई के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही नहीं। करेक्ट, तो कुछ प्रपोर्शन में तो भी होना चाहिए। ये मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरी सीट आप सीए को क्यों दे रहे। करेक्ट, आप ओवरऑल इंडिया के लेवल पे देखिए, अगर अच्छे सीएज आरबीआई के पास नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी दिक्कत इकोनॉमी में हो सकती। तो कुछ प्रपोर्शन सीए का यहाँ पे होना चाहिए। उसके बारे में देखते हैं आरबीआई किस तरीके से सोचेगा, क्योंकि सीबी के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में, नाबार्ड के एग्जाम में तो अलग से सीए का भी रिक्रूटमेंट होता है। करेक्ट, तो यहाँ पर अब देखते हैं आरबीआई क्या यहाँ पे स्टेप ले सकता है। चलो आगे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करें। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखो ये जो रेंज मैंने यहाँ पे बताया, ये मैंने येलो करके, तो यहाँ पे देखो कि अप्रैल 2023 से जून 2024 के बीच में, यानी कि 5 क्वार्टर्स में सीईओ जो थे, नियरली टोटल शेयर होल्डिंग सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1450, यानी कि 118 करोड़ के शेयर बेच के चले गए। डेप्यूटी सीईओ ये जो है, इन्होंने भी काफ़ी शेयर होल्डिंग बेचा है इसी प्राइस पे, नियर अबाउट 70 करोड़ रुपए के शेयर बेच के चले गए। अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 24 में 3 क्वार्टर में अ थर्ड पार्टी बिसाइड इनसाइडर्स दैट वाज कंटिन्यूसली सेलिंग देयर शेयर होल्डिंग इन इंडसइंड बैंक वाज 40% शेयर था उनका, अभी 25 हुआ, यानी कि 15% बेच के चले गए। तो ये सब जो लोग हैं भाई, इनको पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। करेक्ट, और वो यहाँ से बेच के चले गए। तो ये मतलब इनको पता था और इन्होंने बाकी लोगों को नहीं बताया, और आपको और हमको, हम जो लोग हैं भाई, इनको तो अभी पता चला, आरबीआई को भी पता नहीं चला ये, और ये बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनको भी पता नहीं चला। कभी कभी हो भी सकता है, पता नहीं क्या है, उनका देखना पड़ेगा उन्होंने कितना परचेस किया, कितना सेल किया। और कुछ कुछ लोग तो अभी बोल रहे हैं भाई अच्छा वैल्यूएशन है, खरीदे। ऐसा भी है। तो ये जो सारी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो आपसे और हमसे भी पैसा लेने के लिए यहाँ पे खड़ी है। अदरवाइज थोड़ा भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा तो भी नॉलेज लेने का ट्राई करो। ऐसा मत बोलो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता और ये म्यूचुअल फंड को पैसे दे दूंगा और वो जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करे। ऐसा करेंगे तो भाई आप कभी यहाँ पे वेल्दी नहीं सकते। ठीक है, अभी देखो ये अकाउंटिंग का क्या है, यहाँ पे डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में और डिटेल दे दूंगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम पर्पस के लिए ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो देखो ड्यूअल अकाउंटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही थी। तो ये मोस्टली जो फ्रॉड हुआ है डेरिवेटिव्स है। आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम 2 टाइप का पोजीशंस लेते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक आपका डेरिवेटिव पोजीशन है। अगर मान लीजिए रेट अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसके वजह से आपको लॉस नहीं होगा, उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इंडसइंड बैंक हैड 2 डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर इट्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो होता है, एक है इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क, एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यूज्ड हेज अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी। करेक्ट, और दूसरा है एमटीएम, कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क में यूज्ड मार्क टू मार्केट है। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएटली हम वो जो वैल्यू है नोशनल वहां पे लिख लेते हैं। तो हेज अकाउंटिंग वर्सेस मार्क टू मार्केट में फर्क क्या होता है? हेज अकाउंटिंग में क्या होता है, डिलेज रिकॉग्निशन ऑफ गेन्स और लॉसेस टू मैच विद इन द हेज आइटम। एंड M2M में क्या होता है, वैल्यूज डेरिवेटिव्स एट देयर करंट मार्केट प्राइस रिकॉग्नाइजिंग गेन्स एंड लॉसेस इमीडिएटली। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, M2M लॉसेस एंड गेन्स जो है वो इमीडिएटली आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना है। और वो ये रीजन दे रहे हैं, मुझे लगता है भाई उन्होंने कुछ तो भी अच्छा रीजन फाइंड आउट कर लिया लोगों को बताने के लिए। क्या होता है ना भाई, कुछ इंटेंशनली किया, ये बताने से अच्छा है कि भाई कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ अकाउंटिंग में मिसमैच हो गया, ये बताने में थोड़ा सा कंफर्टेबल है ना। अदरवाइज ये जो सारे लोग हैं भाई ये क्यों चले गए, अपना अपना बेच के कितने हाई प्राइजेस पे बेचा है, अभी प्राइस कितना लो आया है उसका। ठीक है, ये है। इसके अलावा ये देखो, ये कब का न्यूज़ है भाई, 2021 की बात चल रही है, अभी 2025 है। करेक्ट, उसमें किसी ने आरबीआई के बोर्ड को लिखा था भाई यहाँ पे कुछ तो भी चालू है। अब ये डायरेक्टली इसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरग्रीनिंग हो रहा था। एवरग्रीनिंग का लोन का मतलब होता है भाई आपने लोन लिया, आप लोन चुका नहीं पाए, वो एनपीए होने को आया है, तो मान लीजिए बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा आपने पहले 50,000 का लोन लिया और ये एनपीए होने को आया है, तो बैंक बोलेगा भाई आप 1 लाख का लोन ले लो, इसमें के पहले वाला ये चुका दो, अब नया 50% बनेगा। तो बैंक को एनपीए नहीं दिखेगा और ऐसे दिखागा कि भाई लोन जो बुक है बैंक का बढ़ रहा है। ऐसा प्रैक्टिस इन्होंने बहुत किया और ये उनकी एक सब्सिडरी है। करेक्ट, लेकिन भाई इसका जो
लोन बुक है वो इसके इंडसइंड बैंक का जो ओवरऑल बुक है उसमें वो दिखाई देता है। यानी कि जैसे इसका लोन बुक बढ़ेगा, यहाँ पे एसेट जो है बैंक के वो बढ़ते दिखेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा गफला हुआ है, और बहुत 4 साल पहले की बात है। ये लोगों ने, किसी इंटरनल पर्सन ने ही आरबीआई को इन्फॉर्म किया था, लेकिन आरबीआई के साइड से कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर आपने वो न्यू बैंक वाला भी देखा होगा, उसमें भी आरबीआई को इन्फॉर्म किया था, लेकिन आरबीआई ने कोई डिसीजन नहीं लिया। भाई रेगुलेटर का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो कितने लोगों का लॉस हो गया, कितने करोड़ों मतलब लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। कुछ लोगों ने डायरेक्टली इंडस्ट्रियल में किया होगा, कुछ लोगों ने थ्रू म्यूचुअल फंड किया होगा, तो कितना बड़ा लॉस उनका हुआ है। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी कितने लोगों के पैसे अटक गए, 5 लाख तक का है भाई इंश्योरेंस, लेकिन उसके ऊपर का क्या। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेबी को, आरबीआई को, ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री को विजिलेंस बढ़ाना चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, और जो क्वालिटी है इंस्पेक्शन की उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, और स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे करने चाहिए। अगर आपको आरबीआई में जाना है और अगर आपको लगता है कि भाई कुछ देश के लिए करना है सीरियसली, ठीक है, सीरियसली बड़े लेवल पे, तो आरबीआई में जाने की अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट आता है। इसके लिए हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 18 मार्च को ट्यूसडे को एक वर्कशॉप है 9:15 बजे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। और एक आरबीआई का जनरल गाइड है, आरबीआई के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो डिटेल में एक पीडीएफ मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पोस्ट करता हूँ। अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, पूरा डिटेल जानना है कि क्या क्या हुआ है, डेरिवेटिव्स क्या है, वो कैसे तरीके से हेज करते हैं, वो आपको अगर वो एमटीएम लॉसेस क्या होते हैं, उसको कैसे करना है, क्या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, और इन्होंने फिर अभी क्या किया, ये सारा मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ेगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।